नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी समाजशास्त्र की क्लास में विविध टॉपिक से बच्चों प्रैक्टिस सेट आज नंबर 42 है। चलिए हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर दीजिएगा सब लोग। प्रश्न है कि शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय कोड के बीच अंतर निम्नलिखित में से किसमें दृष्टिगोचर होता बच्चों? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण, या व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, या मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं बच्चों? का सही आंसर दीजिए आप लोग। बच्चों, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से किसमें दृष्टिगोचर हो रहा है बच्चों? ये विकल्प ए में, यानी समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण ही है। क्या है ये? समाजशास्त्री आधुनिक समाजशास्त्री दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर देखने को मिल रहा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार में वे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए? वह महत्वपूर्ण कौन सी घटना बच्चों? कौन सी घटना है जिनका हमको अध्ययन स्पष्ट रूप से करना चाहिए? तो वह है विज्ञान जो पुनरावृत्त होने वाली घटनाओं के नियमों में शासित है, नियमों से शासित है, या वह विज्ञान जो नियमित रूप से होने वाली घटनाओं के नियमों से शासित है, या वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है, क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं? किसका अध्ययन किया जाना चाहिए बच्चों स्पष्ट रूप से? किस महत्वपूर्ण घटनाओं को मानवतावादी समाजशास्त्रियों के विचार से बच्चों? यह है आपका वे अनूठी ऐतिहासिक शक्तियां या क्रियाएं जिन्होंने मानव अनुभव के क्रम को मुख्य रूप से निर्मित किया है, यानी विकल्प सी आंसर राइट बच्चों। निर्मित किया है, इसको सुस्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह मानवतावादी समाजशास्त्रियों का विचार है अपना। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार से ठीक करता है? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक किया जा सकता है बच्चों आर्थिक निश्चयवाद के अनुसार? बच्चों, यह है आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके यह ठीक किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन से कारक का योगदान नहीं है बच्चों? आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सा कारक का योगदान नहीं है इनमें से? वस्तु विनिमय लेन देन की अर्थव्यवस्था का विकास, या मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, या प्रशासनिक कार्यों का विकास, या कानून या वैधानिक गारंटियों के तर्कपूर्ण व्याख्या बच्चों। तो आधुनिक नौकरशाही के विकास में कौन सा कारक योगदान नहीं देता है बच्चों? यह है वस्तु विनिमय लेन देन की अर्थव्यवस्था का विकास होगा सही। वस्तु विनिमय लेन देन की अर्थव्यवस्था का विकास। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। इसमें कौन सा जोड़ा सही है वह पहचानना बच्चों आपको। समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके आगवर्ण का है। रिवाजों के निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति मैकाइबर, या दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन। वर्ग के सदस्यों की क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें रेउटर एवं हार्ट। बच्चों, कौन इसमें सही सुमेलित जोड़ा सही जोड़ा है इसमें से ये बताना है। तो कौन सा सही जोड़ा है बच्चों? अगर इस तरह हम देखें तो समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके मैकाइबर का है। मैकाइबर यानी सेकंड नंबर होगा। मैकाइबर यानी सेकंड नंबर होगा बच्चों। वहीं रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति किसकी है? आगवर्ण की है। आगवर्ण यानी फर्स्ट नंबर आएगा बच्चों।
वहीं दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे बच्चों ये है गिलिन एवं गिलिन का है, तो गिलिन एवं थर्ड नंबर में है बच्चों। वहीं वर्ग के सदस्यों वर्ग के सदस्यों की क्रियाकलाप की समान साधारण आते बच्चों रेउटर एवं हार्ट की है, यानी फोर्थ नंबर होगा जिस विकल्प में दे रहा है सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ विकल्प ए आंसर बच्चों। ये विकल्प ए आंसर इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कथन और कारण के बेस पर। कथन में दे रहा है कि मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है। वहीं कारण में दे रहा है कि उत्पादन का ढंग आर्थिक दशा से तय होता है बच्चों। इसमें नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो बच्चों मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है, बिल्कुल सही है। वहीं उत्पादन का ढंग आर्थिक दशा से तय होता है, ये भी सही अपने जगह पे है। इसलिए विकल्प ए और जैसे विकल्प ए जो है इसमें दोनों ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है। यह क्या किसने कहा है कि कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि बच्चों कि मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होता है। इसी का कारण है कि उत्पादन का ढंग आर्थिक दशा से ही तय होता है। कार्ल मार्क्स का विचार बच्चों, कार्ल मार्क्स का विचार है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, ये भी कथन और कारण के बेस पर है। कथन इसमें दो वक्तव्य दिए गए, कथन और कारण है। अभी कथन में दे रहा है बच्चों कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। वहीं कारण में दे रहा है कि आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना बच्चों। इसमें अगर देखा जाए इसमें ए और आर दोनों सही है, और आ की आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि बच्चों समाज एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है क्योंकि बच्चों समाज एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन और वितरण का साधन पर जो साधनों पर राज्य का स्वामित्व तो होता ही है, क्योंकि उसकी आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना नहीं होता है। इसलिए ए और आर दोनों सही है, और ए की जो व्याख्या भी ए की सही कर रहा है, इसलिए विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। दहेज की समस्या उस समाज में ज्यादा गंभीर नहीं है जहां पितृवंशज व्यवस्था है, या मातृवंशज व्यवस्था है, या पितृ स्थानीय व्यवस्था है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं बच्चों। दहेज की समस्या उस समाज में ज्यादा गंभीर नहीं, किस समाज में बच्चों ज्यादा गंभीर नहीं है, यह मातृवंशज व्यवस्था में। मातृवंशज व्यवस्था में बच्चों दहेज की समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला बच्चों है सूची सुमेलित करना है। कौन किससे सुमेलित करना बच्चों, परिवार नियोजन किससे संबंधित है, यह जन्म नियंत्रण से बच्चों है। जन्म नियंत्रण यानी 4 नंबर आएगा। वहीं परिवार नियोजन हो गया ऋतुस्राव बच्चों, स्त्रियों से है, यानी थर्ड नंबर होगा, फोर्थ थर्ड हो गया। वहीं आपका पोलियो किससे संबंधित है, पोलियो पोलियो दवा से है, यानी सेकेंड नंबर होगा। तो जांच गर्भ निरोधक निरोध से है, यानी फर्स्ट नंबर होगा। जिस विकल्प में चौथा तीसरा दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई है। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई बच्चों, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, या जर्मनी में। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति बच्चों, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति बच्चों सबसे पहले अमेरिका में हुई है। यह एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र के बच्चों देखा जाए तो उत्पत्ति एवं विकास इसका 20वीं सदी में हुआ बच्चों, 20वीं सदी में हुआ। किंतु वास्तविक प्रारंभ इसका कब से माना जाता है बच्चों, 19वीं सदी के उत्तरार्ध से वास्तविक प्रारंभ माना गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से इसका जन्म स्थान पूर्णतः अमेरिका में बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में है जन्म स्थान। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे, आर के मुखर्जी, टीपी मुखर्जी, या राधा कुमुद मुखर्जी, या कुमारप्पा। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन है बच्चों, भारतीय समाज कार्य के जनक जनक हैं कुमारप्पा। कौन है, प्रोफेसर जे एम कुमारप्पा। प्रोफेसर जे एम कुमारप्पा बच्चों है।
उन्होंने जून 1936 में सर डोराबजी टाटा ग्रेजुएशन स्कूल से में समाज कार्य का प्रारंभ कराया था हरप्पा ने। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद यानी इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष 2016 में कौन है? 2016 में कौन है बच्चों? योगेंद्र सिंह, आनंद कुमार, सुजाता पटेल या फिर टीके उमन? 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के सुजाता पटेल हैं बच्चों। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनी गई थी ये। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जम्मू विश्वविद्यालय प्रोफेसर आभा सिंह हैं, समाजशास्त्र विभाग के भारतीय समाजशास्त्र परिषद की अध्यक्ष हैं आभा चौहान। प्रेजेंट में बच्चों आभा चौहान है, प्रोफेसर आभा चौहान, जो जम्मू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, यस घुरिये, टीएन मजूमदार या फिर ब्रजेंद्र नाथ शील? भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे बच्चों? ये जीएस घुरिये थे बच्चों, जीएस घुरिये थे, जीएस घुरिये। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा बच्चों? आर के मुखर्जी द्वारा, या आर एन सक्सेना द्वारा, या जीएस घुरिये द्वारा, या फिर ब्रजेंद्र नाथ शील द्वारा? बच्चों इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना बच्चों जीएस घुरिये द्वारा की गई, जीएस घुरिये द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों है, जीएस घुरिये। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आईसीएसएसआर यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया बच्चों? आईसीएसएसआर का गठन किस वर्ष किया गया बच्चों? 1959 में, या 1979 में, 69 में, या 1971 में, या फिर 1979 में? बच्चों इसका गठन किया गया है आईसीएसएसआर का। यह गठन हुआ बच्चों 1979 में, 69 में, 1969 में बच्चों। भारत सरकार द्वारा 1969 में इसका विज्ञान अनुसंधान के रूप में बढ़ावा देने के कार्य किया गया बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होना चाहिए भारत की परंपरा का, या संस्कृत साहित्य का, या वैज्ञानिक विधि का, या फिर तुलनात्मक विधि का? जीएस घुरिये के अनुसार बच्चों समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो उसके पास गहन अध्ययन किसका होना चाहिए बच्चों? तुलनात्मक विधि का। तुलनात्मक विधि का अध्ययन, गहन अध्ययन होना चाहिए बच्चों, तुलनात्मक विधि का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था किसके द्वारा बच्चों? राजनीतिक समाजीकरण का पद किसके द्वारा प्रयोग किया गया था बच्चों? हर्बर्ट हाइमन द्वारा, या हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, या एलमंड पावेल द्वारा, या फिर स्टन एवं डेनिस द्वारा? बच्चों राजनीतिक समाजीकरण पद का प्रयोग किया गया था हर्बर्ट हाइमन द्वारा। किसके द्वारा? हर्बर्ट हाइमन द्वारा। यह इनकी पुस्तक है राजनीतिक समाजीकरण, शीर्षक से इन्होंने 1959 में इसको प्रस्तुत किया था, इस पुस्तक को 1959 में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह किसका कथन है बच्चों? आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? जॉर्ज रिटजर का, या जे हैबरमास का, या एंथोनी गिडिंग्स का, या फिर पीटर हैमिल्टन का? यह कथन किसका बच्चों है? तो आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन है जे हैबरमास का बच्चों, जे हैबरमास का कथन है।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हैबरमास ने आवश्यक बताया बच्चों? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना बच्चों। इसमें हैबरमास ने किन किन विशेषताओं को बताया? प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक प्रक्षेत्र या तार्किकता। किसको किसको बताया बच्चों हैबरमास ने? तो हैबरमास के अनुसार अगर देखा जाए बच्चों, तो यह चारों है। चारों मतलब प्रजातंत्र, सार्वजनिक प्रक्षेत्र, पूंजीवाद और तार्किकता चारों होगा बच्चों, चारों होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया बच्चों? अभिव्यक्ति और भाषा को हैबरमास ने, एल्थूजर ने, ग्रामसी ने या फिर फूको ने? अभिव्यक्ति और भाषा को किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया बच्चों? ये है हैबरमास। हैबरमास ने इसको स्वीकार किया है, अभिव्यक्ति और भाषा का के विश्लेषण का आधार को स्वीकार किया हैबरमास ने। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है बच्चों? विखंडन की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से या जे डेरिडा से या एम फूको से या फिर ए जैफरी से? विखंडन की अवधारणा, विखंडन की अवधारणा बच्चों है जे डेरिडा से संबंधित है। यह अवधारणा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जे डेरिडा, इन्होंने ही प्रस्तुत किया बच्चों, जे डेरिडा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। कौन मानता है सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीजों पर निर्भर है? यह कौन मानता बच्चों? हैबरमास या एंथोनी गिडेंस या एम फूको या जे देरिदा? यह कौन मानता बच्चों? सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीजों पर निर्भर है। यह मानने वाले समाजशास्त्री जे देरिदा बच्चों, जे देरिदा, जे देरिदा है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है किसने माना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? यह किसका मानना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा बच्चों? जे देरिदा का या जे अलेक्जेंडर का या एम फोको का या सी डब्ल्यू मिल्स का? किसका मानना है कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा बच्चों? यह एम फूको का मानना बच्चों, एम फूको का मानना है बच्चों। यह है अपनी किस कृत में दिए बच्चों? यह इनकी कृत है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में, उक्ति को इन्होंने प्रदर्शित किया है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित बच्चों? आधिपत्य शब्द की ब्रायन विल्सन की या आर दही की या ग्रामस्की की या फिर हॉब्स की? आधिपत्य शब्द की अवधारणा किसने से संबंधित बच्चों? ये ग्रामस्की से, ग्रामस्की संबंधित है बच्चों। का सही आंसर होगा ग्रामस्की। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है किसने कहा है कि जहां तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जात अथवा जनजात का समानार्थक है? किसने कहा है? एलजी हेवानर ने या आंद्रे बेतेई ने या डांडेकर ने या फिर घुरिये ने? किसने कहा है कि जहां तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जात अथवा जनजात का समानार्थक है? बच्चों यह मानना है, यह कहा है एलजी हेवानर, एलजी हेवानर ने कहा बच्चों, एलजी हेवानर का मानना है। बच्चों आज की क्लास यहीं तक, फिर मैं मिलूंगी कल, आपको पूरी क्लास लूंगी बच्चों। तो आप लोग इतना पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। जो भी सवाल समझ में ना आए उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा, मैं उसका आंसर बेफिक्र दूंगी बच्चों और समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।